फिक्र इस वक्त पूरी दुनिया की है, तेल के दाम की है, और फिक्र इस बात की है कि ट्रंप किस फिक्र में लगे होंगे, कौन सा अगला निशाना उनका। आज युद्ध के 10वें दिन ईरान ने तेल अवीव पर क्लस्टर बमों से अटैक किया है। क्या होता है ये बम जिससे इजराइल दहल उठा है? ईरान में क्यों हो रही है केमिकल वाली बारिश? एक हमले से क्यों फूलने लगा तेहरान में लोगों का दम? फिक्र में इस्राइल की चर्चा आज सबसे ज्यादा हो रही है। इसके अलावा बात होगी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर युद्ध से पड़ रहे खराब असर की, जिसमें आज क्रूड ऑयल की कीमत वर्ष 2022 के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल के पार चली गई है। यह भी जानेंगे कि क्या हमारे देश में तेल की कोई किल्लत है, क्या तेल के दाम यहां पर बढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें हम आपको जरूर बताएंगे, आपको देखना जरूरी है। लेकिन एक नया वॉर फ्रंट कोरियाई प्रायद्वीप में भी खुल सकता है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में सैनिक और हथियार भेजे हैं। क्या ट्रंप अब किम जोंग से युद्ध लड़ना चाहते हैं? और मुज्तबा खमनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। ट्रंप ने धमकी दी है कि वो ज्यादा दिन सुप्रीम लीडर नहीं रहेंगे। इसके मायने क्या है? क्या अमेरिका का अगला टारगेट लॉक कर दिया गया है? लेकिन शुरुआत आज दोनों तरफ से हुए हमलों के विध्वंसक ट्रेलर से। आज ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के 10 दिन हो चुके हैं, और यह ट्रंप के लिए किसी सेटबैक से कम नहीं है, क्योंकि वो ईरान का भी वेनेजुएला वाला अंजाम चाहते थे, यानी चट हमला और पट सत्ता परिवर्तन। अब अरब वर्ल्ड के महायुद्ध का आज ये 10वां दिन कहा जा सकता है, जिसमें आयतुल्लाह अली खमनेई के बेटे मुज्तबा खमनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। यह ऐलान होते ही युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो गया है। अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ ईरान को इस ताजपोशी पर नहीं धमकी आई है, बल्कि तेहरान पर आसमान से बमों की वर्षा की गई है। वहीं मुज्तबा के लीडर बनते ही ईरान ने और ज्यादा आक्रामकता दिखाई है। क्लस्टर बमों से तेल अवीव पर बड़ा हमला किया है। गल्फ देश बहरीन को ड्रोन हमलों से एक बार फिर से दिलाया है। हम आपको सबसे पहले ईरान पर इजराइल और अमेरिका के अटैक की वीडियो रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान पर अमेरिकी हमले का यह दूसरा राउंड है, जो 15 से 20 दिनों तक चल सकता है। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान को नई धमकी दी है। कहा है कि अमेरिका ईरान पर 2000 पाउंड के बम से हमला बढ़ा सकता है। जरूरत पड़ी तो और भी बड़े हमले करेंगे। ईरान के खिलाफ अभियान की अभी शुरुआत है, जबकि आईडीएफ के सीनियर अधिकारी ने आज ही एक इंटरव्यू में कहा है कि इजराइल ईरान से कम 1 महीने तक युद्ध लड़ने की बड़ी तैयारी कर रहा है। इजराइल ईरान के अलावा उसके प्रॉक्सी हिजबुल्लाह पर भी चुन चुनकर हमले कर रहा है। इजरायली हमलों से पूरा लेबनान दहल रहा है। एक हफ्ते में वहां 5 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। दक्षिण लेबनान में लाखों लोगों ने घर छोड़ दिया है। लगातार हो रही बमबारी से हजारों घर तबाह हो गए हैं। इजरायली हमले में अब तक 400 लोगों की मौत हो गई है। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जान गंवाने वालों में 83 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं ईरान में भी 10 दिन में हुए विनाश की बात करें तो वहां 1400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरान में 10,000 नागरिक ठिकानों पर बमबारी की गई है। ईरान में 3400 से ज्यादा सैन्य ठिकाने पर अटैक हुए हैं। 65 से ज्यादा स्कूल और 32 बड़े अस्पताल तबाह हुए हैं। लेकिन इतनी तबाही के बाद भी ईरान ना तो थक रहा है, ना ही डर कर सिर झुका रहा है। उसका सरेंडर का फिलहाल कोई इरादा भी नहीं दिख रहा है। उल्टे मुज्तबा खमनेई के हाथ में कमान आने के बाद इजराइल और अरब वर्ल्ड में अमेरिकी ठिकानों पर और ज्यादा आक्रामक तरीके से ड्रोन और मिसाइलों से जवाब दे रहा है। क्या ईरान के पास रूस की ऑर्शनिक मिसाइल है? क्या रूस से ईरान को लगातार ऑर्शनिक और दूसरी खतरनाक मिसाइलों की सप्लाई हो रही है? क्या ईरान ऑर्शनिक मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिकी सैन्य बेस और युद्धपोतों पर कर रहा है? क्या ईरान ऑर्शनिक मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल के शहरों पर कर रहा है? ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर ईरान पर जब 28 फरवरी को पहली बार हमला बोला था, तब उन्हें यह लगा था कि वो ईरान के सबसे बड़े नेता सुप्रीम लीडर खमनेई को पहली बार में मारकर यह जंग आसानी से जीत लेंगे। ईरान ने उन शुरुआती हमलों में खमनेई के अलावा आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ, ईरान की आर्मर्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ, ईरान के 2 रक्षा मंत्री, आईआरजीसी के बड़े अधिकारी, 7 टॉप कमांडर भी खो दिए। अमेरिका और इजराइल को इसके बाद यह लगने लगा कि वो अब बड़ी आसानी से ईरान में मनचाहा सत्ता परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन 10वें दिन अली खमनेई के बेटे मुज्तबा खमनेई की बतौर सुप्रीम लीडर ताजपोशी से साफ है कि ईरान ट्रंप के आगे नहीं झुकेगा। और इस बात की बौखलाहट ट्रंप के एक बयान में दिखी है, जिसके बाद यह भी लगने लगा है कि क्या ट्रंप ने अगला टारगेट जो है वो लॉक कर लिया है। और कौन हो सकते हैं वो? मुज्तबा खमनेई।
क्योंकि ट्रंप ने साफ कहा है वो सैयद मुश्तबा हुसैनी खमेनी के नए सुप्रीम लीडर बनने से खुश नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। अमेरिकी मंजूरी के बिना ईरान का नया नेता ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। मतलब क्या ट्रंप अब मुश्तबा खमेनी को भी रास्ते से हटाने वाले हैं? ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? वैसे अमेरिका पहले भी ऐसे बयान जारी कर चुका है। ये कह चुका है कि उसकी मंजूरी के बिना ईरान का नया सुप्रीम लीडर नहीं चुना जाएगा। लेकिन ईरान में वैसा नहीं हुआ जैसा अमेरिका चाहता था। उल्टे सुप्रीम लीडर बनने के फौरन बाद मुश्तबा खमेनी ने अपने पहले भाषण में अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी दी। एक्सक्यूज मी, कहा अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे, अपने शहीदों के दिखाए रास्ते पर चलेंगे, सम्मान, गरिमा, स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा करेंगे। ऐसे में कई सवाल हैं। क्या ट्रंप मुश्तबा खमेनी को रास्ते से हटाने के लिए अब ऑपरेशन मुश्तबा चलाएंगे, या फिर मुश्तबा खमेनी अपने पिता की मौत का बदला इजराइल और अमेरिका से लेने के लिए आक्रामक रुख अपनाएंगे? ट्रंप की चिंताओं की सीमा सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, क्योंकि ईरान में नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद रूस और चीन की मुश्तबा खमेनी पर प्रतिक्रिया ट्रंप का सिरदर्द बढ़ा सकती है। चीन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी की नियुक्ति को ईरान का आंतरिक मामला बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुआओ जियाकुन ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि यह फैसला ईरान के संविधान के अनुसार लिया गया है। सुप्रीम लीडर चुनना ईरान का निजी मामला है। ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहने वालों का समर्थन चीन नहीं करेगा। जाहिर है यह मैसेज ट्रंप और नेतन्याहू के लिए क्लियर कट मैसेज है। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर को पुतिन ने बधाई दी है। पुरानी दोस्ती को याद दिलाते हुए कहा है कि ईरान के प्रति रूस का अटूट समर्थन है। ईरान का विश्वसनीय साझेदार रूस रहा है और रहेगा। इस बीच सवाल यह है कि यह युद्ध कितने दिनों तक चलेगा। ईरान में इस्लामिक सत्ता का क्या होगा? ईरान में ट्रंप की कठपुतली सरकार बनेगी या फिर खमेनी के वचन और विचार का विस्तार होगा? ट्रंप के इरादों से नए तेवर से तो ऐसा नहीं लगता। मुश्तबा खमेनी का सुप्रीम लीडर बनना अमेरिका और इजराइल के लिए मुसीबत है, क्योंकि मुश्तबा खमेनी का IRGC पर कंट्रोल सुप्रीम लीडर बनने से पहले से रहा है। मुश्तबा खमेनी पिछले 20 साल से पिता के ऑफिस को चला रहे थे। 20 साल से पिता के ऑफिस को चला रहे थे। सोचिए जरा, IRGC के साथ उनके रिश्ते बेहद करीबी हैं, अंदर तक पकड़ है। आपको याद होगा जनवरी में जो आंदोलन हुआ था और जब IRGC ने वहां पर किस तरीके से उसको क्रश किया था, उसके पीछे भी मुश्तबा खमेनी का हाथ बताया जाता है। वो सुप्रीम लीडर और IRGC कमांडरों के बीच मुख्य कड़ी रहे हैं। मुश्तबा के नेतृत्व में हमले और तेज हो सकते हैं। खमेनी की हत्या का बदला लेने की रणनीति है, जो उनकी बातों से भी स्पष्ट है। सवाल यह है कि उनकी चुनौतियां क्या हैं? सेना सुरक्षा बलों को एकजुट रखना, युद्ध के वक्त अंदरूनी लड़ाई ना हो यह सुनिश्चित करना, ईरान में पावर की जंग शुरू ना हो यह भी देखना, क्योंकि सत्ता विरोधी संघर्ष वहां कई दिनों से तक चल रहा है। जहां तक विकल्प की बात है तो दो विकल्प साफ दिखाई दे रहे हैं। कि ये कि अमेरिका और इजराइल के साथ जंग जारी रहे, दूसरा यह कि अमेरिका और इजराइल के सामने ईरान सरेंडर कर दे, अमेरिका की सभी शर्तों को स्वीकार कर ले, ईरान में सत्ता परिवर्तन को मंजूरी दे दे, जिसकी उम्मीद काफी कम दिखाई दे रही है। खैर, ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वजह से यह जंग शुरू हुई, लेकिन इस हमले के बाद क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर परमाणु हथियार बनाएंगे? सवाल है कि क्या खमेनी का सपना मुश्तबा पूरा करेंगे? क्या परमाणु बम बनाने की कोशिश तेज होगी? यह वही मुद्दा है जिसकी वजह से ईरान में तबाही है। अमेरिका के हमले, जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार ईरान के पास अभी 60% संवर्धित यूरेनियम है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। ईरान को ऐसा करने में सिर्फ एक हफ्ते का वक्त लगेगा। ईरान के पास 440 किलो संवर्धित यूरेनियम है। यूरेनियम 11 परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। सोचिए जरा, इस सब के बीच में पश्चिम एशिया में बारूदी महाविनाश के बीच जहर की बारिश भी हो रही है। इजराइल ने पिछले 2 दिनों में तेहरान के तेल ठिकानों पर भीषण प्रहार किए हैं। इसके बाद ऐसी आग लगी है जिसने पूरे ईरान को थर्रा दिया है। अब तेहरान की जमीन पर आग है और आसमान से जहर की बारिश का खौफनाक मंजर है। तेहरान में कल इसी तरह आसमान से एसिड रेन हुई। यह साधारण बारिश नहीं है, इसमें पानी नहीं बरसा, बल्कि बरसा बारूद, राख और खतरनाक केमिकल वाला जहर। तेहरान की आबादी करीब 1 करोड़ है और इतने बड़े शहर के ऊपर जहरीले धुएं का छा जाना एक गंभीर पर्यावरण और मानवीय संकट बन सकता है। तेल संयंत्रों में
लगी आग से वातावरण में सल्फर, कार्बन और कई जहरीले रसायन फैल गए हैं। ये केमिकल बादलों के साथ मिलकर एसिड रेन के रूप में जमीन पर गिर रहे हैं। तेहरान के आसमान से जहर की बारिश क्यों हो रही है, इसके पीछे है ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीछे तेहरान का पूरा ऑयल डिपो जल रहा है। सामने एक स्थानीय रिपोर्टर इस घटना के बारे में बता रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर तेहरान में इस वक्त क्या हालात हैं। ये तेहरान के 1 करोड़ लोगों के साथ आसपास के देशों के लिए भी कितना गंभीर संकट है, इस रिपोर्ट में देखें। शॉर्ट टर्म तेल की कीमतें जो ईरान के न्यूक्लियर खतरे के खत्म होने पर तेजी से गिरेंगी, ये अमेरिका और पूरी दुनिया में सुरक्षा और शांति के लिए चुकाई जाने वाली एक छोटी कीमत है। सिर्फ बेवकूफ ही अलग सोचेंगे। तेल ठिकानों पर हमलों के बीच बड़ा अपडेट यह है कि ईरान ने बहरीन की एकमात्र तेल का रिफाइनरी कंपनी बैपको पर हमला कर दिया है। इसके बाद उत्पादन ठप पड़ गया है, तेल सप्लाई बंद हो गई है। इसके बाद बहरीन पर दबाव बढ़ने लगा है। हालात देखकर बहरीन ने अपने सभी शिपमेंट और समझौतों पर फोर्स मेजोर लागू कर दिया है। यानी बैपको ने शटडाउन के तहत बता दिया है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ है। यानी ईरान जंग के बीच बहरीन ने वो ऐलान कर दिया है जिससे दुनिया की इकोनॉमी में हलचल मचना तय है, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रंप के उस प्लान की जिसमें वो शायद एक नया वॉरफ्रंट खोलने के बारे में सोच रहे हैं। सोचिए जरा 2 मिनट पहले हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष की जिसे चाहिए नोबेल पीस प्राइज, लेकिन 2025 में सत्ता पर आने के बाद उस इंसान ने 7 मुल्कों पर हमला किया है। अगर ईरान पर 2 बार हमले को काउंट करें तो 8। ईरान है, सोमालिया है, नाइजीरिया है, यमन है, वेनेजुएला है। सोचिए जरा। खैर, अब इसे समझने के लिए आप एक तस्वीर देखिए। इसे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनवाया, लेकिन असल में ट्रंप का मूड यही है। इस वर्ष की शुरुआत में वो 2 बड़े हमले कर चुके हैं। पहले वेनेजुएला पर हमला कर मादुरो को किडनैप किया, इसके बाद ईरान पर हमला कर खमनेई को मार दिया। क्या अब डोनाल्ड ट्रंप का अगला टारगेट उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग है? क्योंकि ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका ने ऐसा कुछ किया है जिसने दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है। इसका नाम रखा है फ्रीडम शील्ड। हजारों सैनिक, आधुनिक हथियार और युद्ध जैसी तैयारियां। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला से निकोलस मादुरो को हटाने और ईरान की टॉप लीडरशिप की हत्या ने अमेरिका के रुख को दिखाया। इसने उन दूसरे देशों के लीडर्स में डर बढ़ाया है जिन्हें अमेरिका अपना दुश्मन मानता है। इसमें एक नाम नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन का है। इसके अलावा कई और भी एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि उत्तर कोरिया में अमेरिकी हमले का खतरा काफी असली लगता है। आखिर कैसे शांति के नोबेल की चाहत रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में सबसे बड़े युद्ध प्रेमी बन गए, इस रिपोर्ट में देखें। फिक्र में अब वो सवाल जिसे लेकर व्हाट्सएप ग्रुप से सोशल मीडिया तक अलग अलग तरह की खबरें फैल रही हैं, जिसे लेकर काफी कंफ्यूजन भी है। इन खबरों को पढ़ने के बाद लोगों के मन में कई सवाल हैं। क्या भारत में गैस की किल्लत हो रही है? क्या भारत में ऐसे हालात बन रहे हैं जहां गैस की बड़ी कमी होने वाली है? सरकार और तेल कंपनियां लगातार कैसे इन दावों का खंडन कर रही हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इन सवालों को हवा देने का काम पुणे से आई ऐसी खबर ने किया है जिसमें गैस की किल्लत का एविडेंस है, दावा है। दावे के अनुसार एलपीजी गैस की सप्लाई प्रभावित होने से पुणे में गैस से चलने वाले 18 शमशान घाट अस्थायी रूप से बंद किए गए हैं। इसे लेकर पुणे नगर निगम का कहना है कि जैसे ही गैस आपूर्ति सामान्य होगी, शमशान घाटों को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल लोगों के पास वेटिंग से बचने के लिए लकड़ी की चिता पर अंतिम संस्कार करने का विकल्प मौजूद रहेगा। जानकारी के अनुसार गैस के जरिए एक अंतिम संस्कार करने के लिए लगभग 18 किलोग्राम एलपीजी की जरूरत होती है, लेकिन नियम के अनुसार गैस आपूर्ति में कमी आने से शमशान घाटों को चलाना फिलहाल संभव नहीं है। इसलिए एहतियात के तौर पर सभी 18 गैस आधारित शमशान घाट अस्थायी रूप से बंद किए जाते हैं। एक्सक्यूज मी। लेकिन क्या वाकई देश में गैस की कमी हो रही है? पुणे में गैस की कमी वाले दावे का सच क्या है? मी आपल्याला क्रिमेटोरियम पुरतं सांगतो की 18 ठिकाणी हे एलपीजी बेस्ड सिस्टम आहे, 18. तसेच 10 सिस्टम जे आहे विद्युतवर बेस्ड आहे आणि बाकी 34 जे आहे ते एपीसी आहे, म्हणजे वुडन सिस्टम आहे. तर म्हणजे बाकी प्रत्येक सौदागृही ज्या ठिकाणी आहे तिथे वेगवेगळे सिस्टम आहेत. तर बाकी ठिकाणी आम्ही एपीसी किंवा जो इलेक्ट्रिक सिस्टम आहे त्याचा वापर जास्त करू, त्याची संख्या वाढवू. आणि मात्र तुम्ही एवढं समजू शकता की 1 से 18 जे आपला रोज होऊ शकते सौदा, याच्यापैकी मात्र 18 जे सिस्टम आहे तेच थोडासा आम्हाला याच्यामध्ये इश्यूज होणार आहे, पण काही प्रॉब्लेम नाही आहे.
देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी होने वाली है या हालात खराब होने वाले हैं। आपके पास भी ऐसी अफवाहों के मैसेज फॉरवर्ड होते होंगे, लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है? इस पर तेल कंपनियों के बयान को नोट करना जरूरी है और प्लीज अफवाहों से दूर रहिए। सरकार का एक बहुत क्लियर कट स्टैंड है, अभी हमारे पास हर चीज का पर्याप्त स्टॉक है। लेकिन तेल कंपनियां क्या कह रही हैं, आइए देखते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को मैसेज भेजा है, साफ लिखा है, सोशल मीडिया पर ईंधन की आपूर्ति में कमी के जो दावे चल रहे हैं वो भ्रामक और निराधार है। देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है। नागरिकों को आश्वासन दिया जाता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ईंधन का समझदारी से उपयोग करना हमेशा मददगार होता है, इट्स अ नेचुरल थिंग। दूसरी तेल कंपनियां भी लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस वाली अफवाहों से दूर रहने की सलाह दे रही हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार ऑलरेडी है। आपूर्ति व वितरण नेटवर्क सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। नागरिकों को आश्वस्त किया जाता है कि किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने क्या कहा है वो भी नोट करते हैं। HPCL के मुताबिक भारत में कच्चे तेल और पेट्रोल, डीजल और ATF समेत सभी प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। देश भर में ईंधन की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। यानी अगर आपके पास भी ऐसा कोई जानकारी या मैसेज आता है तो उसे आगे ना बढ़ाएं, फॉरवर्ड मत करिए, क्योंकि उसमें कोई फैक्ट नहीं है, सिर्फ अफवाह ज़्यादा है। तेल कंपनियों के साथ साथ एक बार फिर से पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जानकारी आई है, उसमें राहत के संकेत हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों से बड़ी खबर यह है कि भारत में पेट्रोल, डीजल और LPG का पर्याप्त स्टॉक है और फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने वाली हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पुणे में 18 गैस वाले शमशान घाट बंद होने का सच क्या है? इसे भारत सरकार के एक नोटिस से जोड़कर देखा जा रहा है जो हाल ही में जारी किया गया था, जिसमें LPG वाला ऐलान है। देखिए, देश में LPG की किल्लत से बचने के लिए सरकार ने एक आदेश जारी किया था। सरकार ने तेल रिफाइनर्स को LPG का उत्पादन अधिकतम करने के निर्देश दिए और कहा कि प्रोपेन और ब्यूटेन संसाधनों का उपयोग करके LPG उत्पादन बढ़ाएं। इस नोटिस में रिफाइनर्स को यह भी निर्देश दिया गया था कि पूरी गैस अभी सिर्फ सरकारी कंपनियों को ही दें, जिससे घर की रसोई में किसी भी स्थिति में LPG की कमी ना हो। आज संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी युद्ध के बीच तेल वाले संकट पर जो कहा, आपको देखना जरूर चाहिए। The region is key to our energy security and includes many important suppliers of oil and gas. Government remains committed to ensuring that fully taking into account availability, costs and risks of the energy markets. For us, sir, the interest of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. हम आपको भारत में LPG के इस्तेमाल पर सत्ता का नंबर गेम भी दिखाते हैं, फिक्र का नंबर गेम। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 33 करोड़ 8 लाख सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ता है। मौजूदा वक्त में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LPG आयातक देश है। वित्त वर्ष 2024-25 में 31.3 मिलियन मैट्रिक टन LPG की खपत हुई थी और रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में रोज 8 करोड़ 54 लाख किलो LPG की खपत होती है। यानी भारत में LPG का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है, जिसमें सरकार की नजर है और उसका फोकस है। किसी भी स्थिति में गैस, पेट्रोल और डीजल वाले संकट से दूरी बनी रहे, इसीलिए अफवाहों से दूर रहने की जरूरत है। एक ऐसा दुख है जिसे इस वक्त देश के करोड़ों लोग महसूस कर रहे होंगे, जिनकी मेहनत की कमाई और छोटी छोटी SIP वाली बचत युद्ध में जल रही है। इस दुख का कारण है शेयर बाजार, जिसे निवेशकों की भाषा में दलाल स्ट्रीट कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से दलाल स्ट्रीट में युद्ध की वजह से भूकंप के जो झटके महसूस हो रहे हैं, उससे वो लाल स्ट्रीट बन चुका है, क्योंकि निवेशकों के पोर्टफोलियो में नुकसान ज्यादा हो रहा है, रेड ज्यादा है। एक होता है बियर मार्केट, एक होता है बुल मार्केट। ये बियर मार्केट ज्यादा है, नीचे की तरफ आ रहा है। टैरिफ की मार हो या युद्ध का माहौल, सबसे बड़ी कीमत शेयर बाजार को ही चुकानी पड़ती है, क्योंकि वो इमोशंस, मोमेंटम पर चलता है। एक बार फिर ऐसा हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। पश्चिम एशिया के
पश्चिम एशिया के युद्ध का साइड इफेक्ट साफ दिख रहा है, जिसकी वजह से कच्चे तेल के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं, जबकि शेयर बाजार जमीन पर आता दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिएगा फैक्ट्स जो आपके सामने आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए इस युद्ध की आग में कैसे भारत के शेयर बाजार जल रहे हैं और निवेशकों की जो कमाई है वो डाउन द ड्रेन। अमेरिका, इजराइल और ईरान के कारण शेयर बाजार में आज यानी 9 मार्च को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 1352 अंक नीचे गिर गया है। निफ्टी भी 422 अंक की गिरावट के साथ नीचे रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार युद्ध की वजह से सिर्फ 10 दिन में निवेशकों के 22 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कच्चे तेल के दाम जो रॉकेट की तरह भाग रहे हैं। नए युद्ध की चोट से कच्चे तेल में जो विस्फोट हुआ है वो भी देखिए। रिपोर्ट्स के अनुसार कच्चे तेल की कीमत 10 दिन में 60% बढ़ गई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 50%। क्रूड की कीमतें $115 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। सिर्फ एक दिन में कच्चे तेल की कीमत 28% बढ़ी। वर्ष 2022 के बाद यह कच्चे तेल के दाम का सबसे उच्चतम स्तर है। और चिंता की बात यह है कि एक्सपर्ट्स के अनुसार कच्चे तेल के दाम अभी $150 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। सोचिए, जब यह युद्ध शुरू हुआ उससे पहले जब ऑयल मार्केट बंद हुआ तो $73 प्रति बैरल क्रूड ऑयल का प्राइस था और आज कितना? 110 के पार। खैर, लेकिन क्या सिर्फ शेयर बाजार में गिरावट की वजह कच्चा तेल है? आखिर विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से क्यों भाग रहे हैं? आज इसे भी समझना जरूरी है। असल में पश्चिम एशिया में भयंकर युद्ध से निवेशकों में घबराहट का माहौल है। ईरान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने से फ्यूल्स सप्लाई चेन बिगड़ने का डर है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऑयल टैंकर फंस गए हैं। इससे कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। इसके अलावा इजराइल और ईरान एक दूसरे की ऑयल रिफाइनरी पर भी हमले कर रहे हैं। और एक बड़ी वजह यह भी है कि लगातार डॉलर मजबूत हो रहा है और इससे रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर जा पहुंचा है। लेकिन असर कितने दिन तक रहेगा? क्या हालात अभी और खराब होंगे? ये देखते हैं जरा। शेयर मार्केट कम हो रहा होता है या कभी भी महंगाई हो रही होती है, इन्फ्लेशन हो रहा होता है जो कि इस वक्त हो रहा है, तो उसमें आरबीआई क्या करता है, वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। तो वो जब अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से फिर से जो है वही प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका जो ऑयल है या किसी भी चीज की कॉस्ट है वो फिर और बढ़ जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं मिलेगा। तो दिस इज अनदर पॉइंट कि जिसकी वजह से जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तभी शेयर मार्केट जो है वो आपका क्रैश होता जाएगा और आपको ज्यादा प्रॉफिट किसी भी कंपनी को नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट में भयंकर करेक्शन हो रहा है और उसके कारण 3-4 है। एक तो इंडिया 85% अपना तेल को इंपोर्ट करती है। दूसरी है कि हमारी टोटल इंपोर्ट के अंदर 40 से 45% हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए होता था, तो इसलिए वो बंद होने से हमारे और भी दिक्कत हो गई। तीसरा फैक्टर यह है कि यहाँ पर जो तेल हम खरीदते हैं वो रशिया से अभी मिलने की एक गुंजाइश है और वो हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं, वो सुएज कैनाल की तरफ से आती है। मगर जो पहले डिस्काउंट में मिल रहा था अब वो नहीं, अब तो प्रीमियम में होगा, क्योंकि हमारी बार्गेनिंग पावर अभी उतना नहीं है। कुल मिलाकर हालात ऐसे हैं कि युद्ध तुरंत खत्म होने वाला नहीं है और इस बीच आज दिल्ली में बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू हो गया है। पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं। 2 मुद्दों को लेकर काफी हंगामा हुआ है। पहला बड़ा मुद्दा, पश्चिम एशिया में युद्ध जारी है। इस युद्ध में ना भारत शामिल है और ना ही भारत इस युद्ध का समर्थन कर रहा है, लेकिन विपक्ष ने इस पर हंगामा किया, वो चर्चा चाहता है। दूसरा मुद्दा है स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इस पर हंगामा हुआ। दोनों मुद्दों पर फिक्र की फाइल तैयार है। शुरुआत करते हैं अमेरिका और इजराइल बनाम ईरान युद्ध पर हुए हंगामे से। विपक्ष ने सदन के बाहर और अंदर दोनों जगहों पर इस मुद्दे को लेकर हंगामा किया है। सदन के बाहर हुए प्रदर्शन में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। पोस्टर में लिखा था, हमें साइलेंस नहीं, लीडरशिप चाहिए। इधर राज्यसभा की बैठक शुरू होते ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने युद्ध के कारण गैस और तेल की बढ़ती कीमतों और वहां फंसे भारतीयों के मुद्दे उठाए। खड़गे ने ऊर्जा संकट पर बहस की मांग की। सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कूटनीति से ही समस्या का समाधान होगा। जब विदेश मंत्री ये बयान दे रहे थे तो विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। हालांकि विदेश मंत्री ने सदन में 5 बड़ी बातें की जिससे इस युद्ध पर भारत सरकार का आधिकारिक पक्ष साफ होता है। विदेश मंत्री ने कहा है कि पश्चिम एशिया के हालात चिंताजनक हैं। कई खाड़ी देशों पर हमला हुआ है। पश्चिम एशिया में 1 करोड़ भारतीय हैं। जंग की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। पड़ोसी होने के नाते भारत हालात से चिंतित है। राज्यसभा के बाद लोकसभा में विदेश मंत्री ने बयान दिया, लेकिन यहां भी विपक्ष ने उन्हें अनसुना किया और नारेबाजी करते रहे। जयशंकर के भाषण के दौरान विपक्ष ने वी वांट डिस्कशन के नारे लगाए और खूब हंगामा किया। चेयर के बार बार बोलने पर भी विपक्ष के साथ साथ
शांत नहीं हुए। एक बार सुनिए विदेश मंत्री ने क्या कहा। Government has been assessing the situation in West Asia continuously since the 12-day war. Government had issued a statement on 28th February expressing its deep concern and urging all sides to exercise restraint, avoid escalation and prioritize the safety of civilians. We believe and we continue to believe that dialogue and diplomacy should be pursued to de-escalate tensions and address underlying issues. विदेश मंत्री ने अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध पर एक एक तथ्य सदन में रख दिया, लेकिन विपक्ष को यह बयान नहीं चाहिए था। वो इस पर चर्चा करना चाहता था और जब सदन में यह मांग नहीं मानी गई तो विपक्ष नाराज हो गया। कांग्रेस का कहना है कि पश्चिम एशिया युद्ध और उससे पैदा हुए एनर्जी संकट पर थोड़ी देर की चर्चा चाहते थे, लेकिन सरकार तैयार नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चर्चा से भाग रही है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है। विदेश मंत्री जी का वक्तव्य आ रहा है, मोर डिस्कशन फॉर मोर डिबेट। वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो ज़रूरी नहीं है क्या? बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी। प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, उनके मन में शायद संसद चलाने की इच्छा ही नहीं है। वो पहले से ही सुनियोजित करके आते हैं, ब्लैक कार्ड लेके आना, हाउस डिस्टर्ब करना। राहुल गांधी जी एक फेल्ड लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। सरकार अपना पक्ष साफ करे कि वॉर को वो किस तरीके से ले रहे हैं, उनका राय क्या है इस पर। और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप, और जिस तरीके से विदेश नीति नीलाम की है सरकार ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। हमने इतना नेतृत्वहीन, तर्कहीन, तथ्यहीन विपक्ष पहले कभी नहीं देखा। क्या राहुल गांधी जी डिबेट से भाग रहे हैं? इतनी बड़ी चीज हो रहे हैं दुनिया में, तो भारत के संसद पे चर्चा नहीं करेंगे? सिर्फ विदेश कार्य मंत्री कुछ बोल के चले जाएंगे, तो ये संसद है या कोई नोटिस बोर्ड? देश के विदेश मंत्री जवाब दे रहे हैं, तुम प्ले कार्ड रखे हो एनर्जी पर, तो इसका मतलब है तुम्हें जवाब नहीं चाहिए, केवल हंगामा चाहिए। दरअसल लोकसभा में आज का दिन स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तय था। सत्ता पक्ष ने इस चर्चा के लिए अपने सांसदों के नाम का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन विपक्ष ने आज एक नया स्थगन प्रस्ताव दिया और कहा कि वो पश्चिम एशिया में युद्ध और फ्यूल की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सदन की कार्रवाई को संचालित कर रहे जगदम्बिका पाल ने विपक्ष से बार बार यही कहा कि जो विषय तय है उस पर चर्चा करें। विपक्ष हंगामा करता रहा और स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाई। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर चर्चा से भागने के आरोप लगा रहे हैं। अगर आप इस विषय पे जो उठाना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई ऐसे नहीं चलती। मैं एक तरफ मैं डॉक्टर जावेद को मैं प्रस्ताव मूव करने की अनुमति देना चाहता हूं। आप इस प्रस्ताव को मूव करिए ना। आप क्यों नहीं मूव करना चाहते? आखिर ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं, ये क्यों नहीं मूव कर रहे हैं? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये ज़रूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम ज़रूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि कामकाज में अगर अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार ने सहमति दर्शाई थी तो उस पर चर्चा करने की आवश्यकता थी, लेकिन चर्चा से भाग रहे हैं। खुद मोशन लाते हैं, अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं, खुद बहस में भाग नहीं लेते। उनकी रुचि रहती है, विपक्ष की रुचि रहती है किस तरह सदन को व्यवधान उपस्थित किया जाए। अब आपको एक अपडेट उस ईरानी जहाज के बारे में दे देते हैं जिसके बारे में ये बुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसे तब अमेरिकी पनडुब्बी से निशाना बनाया गया जब वो हिंद महासागर में भारत की समुद्री सीमा में था, जबकि सूत्रों से जो सच्चाई पता चली है वो सिलसिलेवार तरीके से समझना जरूरी है। भारत के विशाखापट्टनम पोर्ट पर मिलन एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के बाद ईरान IRIS देना युद्धपोत अपनी
आगे की समुद्री यात्रा के लिए रवाना हुआ था। इसके लिए हिंद महासागर क्षेत्र में ईरान के 3 वॉरशिप्स IRIS लवान और IRIS बुशहर श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के पास स्टेशन थे। फिर 26 फरवरी को ईरान ने श्रीलंका सरकार से बात की। 9 से 13 मार्च के बीच इन तीनों ही युद्धपोतों को हम्बनटोटा पोर्ट पर ही डॉक करने की अनुमति मांगी गई थी। 27 फरवरी को श्रीलंका ने सुरक्षा और कूटनीतिक कारणों का हवाला देते हुए ईरानी अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद 28 फरवरी को ईरान ने भारत से यही अपील की तो भारत ने इस अनुरोध पर विचार करते हुए 1 मार्च को तीनों जहाजों को डॉकिंग की अनुमति दे दी। इसके बाद 4 मार्च की तारीख को IRS देना, IRIS लवान और IRIS बुशहर ईरानी पोत समुद्री मार्ग पर भारत की ओर आगे बढ़ने लगे, लेकिन श्रीलंका ने दक्षिण तट से 19 नॉटिकल मील दूर गाले बंदरगाह के पास अमेरिकी सबमरीन ने IRIS देना पर टॉर्पीडो से अटैक किया, उसे डुबो दिया, जिसमें 87 नाविकों की मौत हुई, कुछ बचाए गए और आज भी कई लापता हैं। लेकिन IRIS लवान शिप को 4 मार्च को कोची पोर्ट पर डॉकिंग कराने में सफलता मिली। इसमें 183 क्रू मेंबर्स थे जो अभी भी वहां सुरक्षित हैं। और IRIS बुशहर में इंजन की समस्या आ गई थी तो वो वापस कोलंबो पोर्ट में डॉक हुआ। ये मंजूरी श्रीलंका सरकार ने ईरान को दी थी। आइए खबरें, इस वक्त की बड़ी खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज पीएम मोदी से मिले। संसद भवन में दोनों नेताओं के बीच पश्चिमी एशिया में युद्ध से बिगड़ते हालात पर चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। इससे पहले जयशंकर ने NSA अजीत डोभाल और CDS अनिल चौहान से भी बैठक की। यह बैठक संसद भवन में विदेश मंत्री के दफ्तर में हुई है। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के प्रस्ताव पर अब कल चर्चा होने की संभावना है। मंगलवार को दोपहर 12 बजे से लोकसभा में इस पर चर्चा हो सकती है। चर्चा के अंत में गृह मंत्री इस मुद्दे पर जवाब दे सकते हैं। इस बीच सरकार और विपक्षी दलों के बीच इस मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश भी जारी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल समेत सभी 23 लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। तब तक ट्रायल कोर्ट को ईडी के मामले में सुनवाई स्थगित करने का आदेश भी दिया गया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने दिल्ली का दौरा किया है। वो एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजधानी आए थे, लेकिन विधानसभा के बजट सत्र के बाद उनकी इस यात्रा को लेकर सियासी अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। कोलकाता में बंगाल विधानसभा चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का विरोध हुआ है। कालीघाट मंदिर के बाहर उन्हें काले झंडे दिखाए गए। वो वहां दर्शन करने पहुंचे थे। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 दंगों के मामले में अभियुक्त शर्जील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। शर्जील को यह जमानत पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए मिली है। वो इस बीच अपने मित्रों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के अलावा किसी और से नहीं मिल सकते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को आज जमानत मिल गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उन्हें 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि जवाद की पत्नी की तबीयत खराब है, इसीलिए अंतरिम जमानत जरूरी है। मामले की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। पेट्रोल डीजल पर अफवाहों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं। ईंधन का तत्काल कोई संकट नहीं है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद जनता से घबराहट में ईंधन खरीदने से बचने की अपील की है। रक्षा मंत्रालय ने 74 जैगुआर लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के लिए घरेलू कंपनियों से टेंडर मांगे। इस अपग्रेडेशन का मकसद जैगुआर को नई मिसाइल से लैस करना और पायलट की सुरक्षा के लिए एडवांस हेलमेट सिस्टम खरीदना है।